शेयर करते हैं इस एपिसोड में क्या क्या आने वाला है आपके लिए। जी हां, अमित शाह के बेटे जय शाह ट्रोल हो रहे हैं, मनोज तिवारी ट्रोल हो रहे हैं। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ एनडीटीवी से जुड़ी बड़ी खबर है और किस तरीके से गोदी मीडिया जो है तालिबान मामले पर चर्चा तो करता है, सोशल मीडिया पर इसका भी एक्सपोज होता है। एपीजे अब्दुल कलाम और तो और मंदिर और मस्जिद हवाले से भी हंगामा है। शेयर करेंगे सारी खबरें इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 24 घंटों में जो बड़ी खबरें हैं उनमें से सबसे बड़ी खबर निकल के आई अमित शाह के बेटे जय शाह की इंग्लिश पर। बीसीसीआई के जय शाह आए, उन्होंने बयान दिया, सिर्फ छोटा सा बयान था। उनको यह बताना था कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो T20 वर्ल्ड कप में एज अ मेंटोर ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ी खुशखबरी थी। वो ये बात आराम से बोल के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश बोलना पसंद करा और इनको इंग्लिश में बुलवाया गया। इनकी इंग्लिश सुनने के बाद लोगों ने क्या रिएक्शन दिए वो बाद में शेयर करूंगा, पहले उनकी इंग्लिश पर ध्यान दें। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 वर्ल्ड कप। जैसे कि आपने जय शाह का बयान सुना, इस पर लोगों को अपने स्कूल वक्त की याद आ गई। कुछ कहने लगे, जब स्टूडेंट क्लास 4 में होता है तो पोएम ऐसे सुनाते हैं अपनी इंग्लिश टीचर को। कुछ कहते हैं मुझे अपना ही बचपन याद आ गया जब मैं क्लास 5 में था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आरएसएस की शाखा यही देती है, क्योंकि इनके पिता हैं अमित शाह इसलिए ये बीसीसीआई के अंदर हैं, वरना तो ये डोमेस्टिक कॉल सेंटर में भी काम नहीं कर सकते थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग से जम करके शुरू करा इनको ट्रोल करना, तो दूसरी तरफ नेपोटिज्म पर भी चर्चा शुरू हो गई कि कैसे ये नेपोटिज्म का ही खेल है, जहां जय शाह जैसा इंसान बीसीसीआई के अंदर है। और वहीं ये भी खबर निकल के आती है कि इनकी 50,000 की कोई कंपनी थी जिसने कुछ ही महीनों में 80 करोड़ की कर ली। यानी नेपोटिज्म पर इस हद तक चर्चा होने लगी सोशल मीडिया पर, लोग ये आर्टिकल शेयर करने लगे जहां राहुल गांधी ने तंज कसा था ये कहते हुए कि ये कैसा स्टार्टअप था जहां 50,000 रुपए लगाए और 80 करोड़ रुपए बना दे। तो भाई ऐसा जो शॉर्टकट है कमाई का और उन्नति का, ये अमित शाह शेयर करे लोगों के साथ भी, क्योंकि अमूमन लोगों के पास तो होंगे 50,000, वो 80 करोड़ करने में थोड़ी पीछे हटेंगे। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये चलने लगा तो दूसरी तरफ शेयर कर दे मनोज तिवारी से जब महंगाई पर सवाल पूछा गया, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जो भी दाम बढ़ रहे हैं, तेल, गैस, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी जो है उनसे सवाल पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी से जब यह सवाल पूछा जाता है तो बयान में कहते हैं कि देश में लोगों को फ्री वैक्सीन लग रही है, कहीं तो मैनेज करना ही पड़ेगा। मोबाइल देखो कितना सस्ता हो गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने जम करके ट्रोल करना इनको शुरू कर दिया, क्योंकि पहली बात तो इन्होंने ये कहा बयान में कि घर में आपके अगर 5 लोग हैं, 550 रुपए करके वैक्सीन लगाई जाती है तो 3,000 हो जाते हैं। पहले तो इनका गणित ऐसा है जिस पर लोग शुरू कर दे रहे ट्रोल करना कि 550 इंटू 5 2750 होते हैं, 250 यहां पे भी खा गए। एक झलक मनोज तिवारी के इस बयान पे डालें। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है, तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3,000 रुपया सरकार ने दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने मनोज तिवारी की वो वीडियो भी शेयर कर दी जहां इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नेताओं की तरफ से, लेकिन जब बात आती है उनको अप्लाई करने की तो उनके पास 10 वजह होती हैं कि वो क्यों अप्लाई नहीं कर सकते उन कानूनों को। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो जाती है जहां पहले तो वही कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम दाम कम कर देंगे, लेकिन जब अब मामले ऐसे हो रहे हैं तो इस पर यह बयान है। लेकिन पुराना क्या बयान है, एक झलक उनके इस बयान पर डालें। देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए तो कितने मोदी सस्ते के टाइम हैं। पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटाएंगे हम लोग। कॉमेडियन राजीव निगम जो है वो इस पर तंज कस देते हैं मनोज तिवारी के इस बयान पर। वो कहते हैं डीजल और पेट्रोल से लोगों को नोच के वैक्सीन लगा रहे हो, धन्यवाद मोदी जी का। किस बात का मतलब? वैक्सीन भी हमारे पैसे की और होर्डिंग्स भी हमारे पैसे का, और धन्यवाद आपको। वाह भाई वाह। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है मनोज तिवारी का यह बयान, तो दूसरी तरफ एनडीटीवी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आती है। जी हां, एनडीटीवी के लिए आए दिन खुशखबरी निकल के इसलिए भी आ रही है क्योंकि जिन मुद्दों पर वो बात करते हैं वो असल रियल इश्यूज होते हैं। बाकी मीडिया तो बस आए बाएं शाएं, तालिबान कर लो, इधर उधर की खबरें चला लो। अब निकल के आई है कि एनडीटीवी बन चुका है भारत का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड प्राइवेट न्यूज नेटवर्क, और उसके बाद सारे चैनल्स आते हैं जिसमें आज तक, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, लेकिन नंबर 1 पर
एनडीटीवी है। सोशल मीडिया पर जम करके मुबारकबादें चलने लगती है, एनडीटीवी को लोग मुबारकबाद देते हैं, तो दूसरी तरफ और भी आंकड़े सामने आ जाते हैं। और ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर जो लिस्ट है उसमें लिखा है कौन कौन कितने परसेंटेज जो ऑडियंस है वो किन किन चैनलों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती और किन चैनलों को बहुत ट्रस्ट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी को 35% ट्रस्ट करती हैं और 7% ट्रस्ट नहीं करती हैं। और जाहिर सी बात है कौन ट्रस्ट नहीं करते होंगे ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो वहीं रिपब्लिक भारत ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 14% उनको लोग ट्रस्ट नहीं करते और लगभग 22% लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर यह चलने लगता है कि जितने भी गोदी चैनल्स हैं उनकी जो रेटिंग्स है इसके अंदर वो देखने लायक है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे चैनलों को देखने वाले भाजपा के ही समर्थक होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे पर तो व्यूअर्स होंगे ही, भरोसा होगा ही अंधा। लेकिन एनडीटीवी इससे भी ऊपर चढ़ करके सामने आया है, तो ये एनडीटीवी और उन ऑडियंस के लिए जीत है जो सच देखना, भारत की बेहतरी का जो है मुद्दे पर खबरें सुनना, उनके लिए ये मैटर करता है। उनके लिए मैटर नहीं करता है कि क्या तालिबान कर रहा है और क्या नहीं, उनके लिए देश इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि तालिबान कौन से कानून लागू कर रहा है जो कि गोदी मीडिया चला रहा है, उसका उदाहरण आगे भी दिया जाएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर देखिए कि मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं, एनडीटीवी कैसे मुद्दे उठाते हैं और टाइम्स नाउ बार बार हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद इन्हीं पर चर्चा करता दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये शेयर करें और बात आई है मंदिर मस्जिद की, तो शेयर कर दे। एक बड़ी खबर निकल के आई ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में मस्जिद को तोड़ने के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की सामने बात आई, तो उसके बाद ये भी नारे लगाए गए थे कि काशी और मथुरा भी बाकी है। काफी नारेबाजी हुई थी ऐसे बयानों पर और लोगों ने यह कहने की कोशिश करी थी कि अयोध्या का काम हो चुका है, अब काशी मथुरा बाकी है, यानी वहां की भी मस्जिदों को हटाना है और मंदिर बनाना है। खबर निकल के आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से सर्वेक्षण पर लगाई रोक, निचली अदालत ने सर्वे का दिया था आदेश। मतलब ज्ञानवापी जो मस्जिद है उस पर यह था कि उसको खोदा जाए, पता लगाया जाए कि क्या वहां पर मंदिर था कि नहीं, ताकि उस मस्जिद को भी तोड़ा जाए, वहां पर भी मंदिर बनाया जाए। और लोग काफी खुश भी थे। लेकिन अब खबर निकल के आई कि इलाहाबाद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि निचली अदालत ने इसकी परमिशन दी थी कि आप सर्वे करें, आप पता लगाएं कि उस मस्जिद के नीचे कहीं मंदिर तो नहीं था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। तो इस पर इलाहाबाद कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी अब वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन, जो सर्वे होता, उस पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर यह खबर निकल के आई, तो दूसरी तरफ शेयर कर दे। अगर गोदी मीडिया पर चर्चा हो ही रही थी तो बता दे कि गोदी मीडिया करता क्या है। अब तालिबान की तरफ से बयान आया कि जो महिलाएं हैं वो मंत्री नहीं बन सकती, उनकी जिम्मेदारी बच्चे पैदा करना है, घर में रहना है। ये बयान काफी आम सा है, क्योंकि जो कट्टर लोग होते हैं वो ऐसे ही बयान देते हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान को बहुत शेयर किया जाता है भक्तों के द्वारा। वो शेयर करके कहते हैं कि देखो तालिबान कैसे महिलाओं के साथ सुलूक की बात करता है कि घर ही पर रहो। लोग उनके साथ योगी आदित्यनाथ का बयान शेयर कर देते हैं, जहां वुमेन नॉट केपेबल ऑफ बीइंग लेफ्ट फ्री और इंडिपेंडेंट। यही नहीं, मोहन भागवत का भी बयान था जहां उन्होंने महिलाओं को घर पे रहें, पति को खुश रखें, बच्चे पैदा करें, ऐसा बयान उन्होंने भी दिया था। एक तरफ सोशल मीडिया पर यह, तो दूसरी तरफ शेयर करें कि कैसे तालिबान मुद्दे पर और भारत में सेम मुद्दों पर कैसे रिपोर्टिंग होती है, इस पर भी चर्चा शुरू हो जाती है। अमर उजाला चैनल है, इसकी तरफ से एक खबर चलाई गई कि तालिबान की राह चला पाकिस्तान, शिक्षकों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर लगाए प्रतिबंध, महिलाओं के लिए भी फरमान जारी। मतलब पाकिस्तान ने तालिबान की राह पकड़ ली है, ऐसे उन्होंने टाइटल का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स, बच्चे जो लड़कियां होती हैं उनको जीन्स और टी शर्ट को पहनने से मना करवाया। वहीं यही खबर, मतलब सेम टू सेम खबर, लेकिन भारत में है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान नहीं है तो उसमें कुछ ऐड नहीं किया जाएगा। सेम अखबार अमर उजाला शेयर करता है उत्तराखंड की खबर, जहां इस जिले के डीएम ने राजकीय कर्मचारियों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर लगाए प्रतिबंध। भारत में सेम चीज हो रही है। जी हां, उत्तराखंड यानी भाजपा के राज्य में यही सब हो रहा है, लेकिन उस पर कैसे खबर चलाई जाएंगी, और अगर यही तालिबान और पाकिस्तान मुद्दा उठेगा तो इस पर कैसे खबर चलाई जाएंगी। सोशल मीडिया पर यह चलता है। दूसरी तरफ आपके साथ शेयर कर दे कि कैसे सोशल मीडिया पर हलाल पर भी चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था से नो टू हलाल, और सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड किया जा रहा था। लोगों के कुछ ट्वीट्स आपकी स्क्रीन पर कि हमको क्यों जबरदस्ती हलाल खाना खिलाया जाए, हमारी क्या लेना देना हलाल खाने से, हमारा जो मन होगा वो खाएंगे, तो हलाल को बैन किया जाए। तो हलाल खाने को बैन करने की, हलाल सर्टिफाइड खाने को बैन करने की मांग होने लगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सुनाते हुए अपने बयान में ये कहा है
कि पहले तो इस याचिका, क्योंकि ये याचिका को दायर करवाया था ये बताते हुए कि इस हलाल सर्टिफिकेट को और हलाल सर्टिफाइड खाने को और जिस तरीके से हलाल तरीके से जानवरों को मार करके उसे खाया जाता है इसे बैन कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कहा और खारिज करते हुए ये कहा कि किसी को आप वेज खाए या नॉन वेज खाए नहीं बता सकते, जिसका जो मन होगा वो खाएगा। कोई हलाल मीट खाना चाहता है, कोई हराम खाना चाहता है झटके का, तो वो उसकी मर्जी है, आप इस पर रोक टोक नहीं लगा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया ऐसी याचिका को, कहते हुए कि खाने पीने पर आप जो ये बैन लगा रहे हैं, जिसका जो मन होता है वो खाएगा, हलाल खाने वाला हलाल खाएगा, झटका का खाने वाला झटका का खाएगा, इसमें कोई सुनवाई हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा खारिज कर दिया ऐसी याचिका को। दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ सोशल मीडिया पर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से एक ट्वीट वायरल है, जहां मदरसों पर एपीजे अब्दुल कलाम सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं होते, उन्हें मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है जिसके अनुसार वह हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहूदी और अन्य गैर मुसलमानों को चुन चुन कर मारते हैं। आतंकवाद नियंत्रण के लिए भारत में चल रहे मदरसों पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम ने यह बात कही, आप सोच भी सकते हैं, सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है, लेकिन इसकी सच्चाई यानी इसका एक्सपोज ऑल्ट न्यूज करता है, जिसमें एक्सपोज सामने आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम के नेफ्यू से सवाल किया जाता है कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा कोई बयान दिया था, तो वो साफ इनकार कर देते हैं, वो ऐसा बयान क्यों देंगे, ये फर्जी बयान है, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी ना कहा, ना उनकी ऐसी सोच थी जो वो मदरसों पर सवाल खड़े करें। ये किसी ने ऐसे ही एडिट करके लगा दिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैला दिया, जैसे मानो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मदरसों के खिलाफ थे और वो मुसलमानों को किस तरीके से बदनाम करने के लिए कि उन्हें मदरसे में, जी हाँ, मुसलमानों को मदरसों में ये सिखाया जाता है कि गैर मुसलमानों को चुन चुन करके मारो। तो ऐसा अब्दुल कलाम ऐसा बयान नहीं दे सकते थे, कर सकते हैं। आपकी क्या राय सारी खबरों को लेके कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।